हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप पिछले 10 क्वेश्चंस की आपने खूब जमकर तैयारी करी होगी। अब हाँ, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है हमारे पास। इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ज़ीरो के बराबर है। अगर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन द वैल्यू ऑफ, सो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमें क्या फाइंड करना है कि साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसमें हमें सिंपल सी ये चीज़ फाइंड देखनी है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम ये जो माइनस में कॉस थीटा है, अगर हम उसकी साइड चेंज कर दें तो ये जो माइनस का कॉस थीटा है ये दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये माइनस का जो टर्म है हमारे पास वो दूसरी साइड जाती है तो ये प्लस की हो जाती है, तो ये जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ था ऑलरेडी। ये यहाँ पे माइनस से दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। कोई भी नंबर ज़ीरो में प्लस या माइनस होती है तो वही टर्म आ जाती है। हमने यहाँ से सीखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप ये बताएं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वो कौन सी वैल्यू है जिसपे साइन की वैल्यू एंड कॉस की वैल्यू, यानी कि वो कौन सा एंगल है जिसपे साइन और कॉस इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होगी एंड याद होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वो कौन सा एंगल है जिसपे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है? वो एंगल होता है हमारे पास जिसपे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, वो होता है हमारे पास थीटा, यानी कि एंगल होता है 45 डिग्री। एक ऐसा एंगल है जिसपे साइन 45 भी हमारे पास 1/√2 होता है और कॉस 45 की वैल्यू भी इस एंगल पे 1/√2 होती है। ये हमारे पास एक ऐसा एंगल होता है जिसपे साइन थीटा एंड कॉस थीटा बराबर होते हैं, यानी कि थीटा यानी कि एंगल इज इक्वल टू 45 पे। अब आपको सिंपल पुट क्या करना है? आपको इस एंगल की जगह पे 45 पुट करना है। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 45 की पावर 4 और ये हो जाएगा कॉस, बस आपने क्या करा, ये जो थीटा है एंगल, इसकी जगह आपने 45 पुट कर दिया, कॉस 45 की पावर 4। अब आपको ये वैल्यू याद है कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/√2। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√2 या 1/√2 रेज टू द पावर 4 एंड कॉस 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/√2 रेज टू द पावर 4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो 4 है, यानी कि जो टर्म है हमें उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इस टर्म को 4 बार, अगर हम इसको खोल कर लिख दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। ये जो एक्सपोनेंट ये पावर होती है, इसका मतलब ये होता है उस टर्म को उतने ही टाइम्स हमें, जितनी जो पावर होती है उतने ही टाइम्स हमें मल्टीप्लाई कराना होता है, यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, क्योंकि 4 था, अगर 5 होता तो 5 टाइम्स लेते, 6 होता तो 6 टाइम्स लेते। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। अब आपने ये देखा कि सारे ही न्यूमरेटर, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो टर्म है, एक ये और एक ये, मतलब ये वाली टर्म एक है और एक ये टर्म एक है। अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में सब जगह 1 है, 1 1 जा 1, 1 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 से, यानी कि 1 की आप कितनी भी पावर लिख दें 1 ही आना है। कैसे? देखिए 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, हमारे पास क्या आएगा? इस केस में 1 ही मिलता है। लेकिन जब हमने डिनोमिनेटर को देखा तो हम ये बात जानते हैं, ये क्या है हमारे पास? ये रूट है और यहाँ पे √2 तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रूट की सेम टर्म, देखिए सारी टर्म्स पे रूट है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स रूट है, रूट में 2 कितने 4 टाइम्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 2 2। रूट के
अंदर रूट में हमारे पास फोर टाइम्स 2 है, ये भी कह सकते हैं हम। या आपको ये बात भी पता होती है कि अगर कोई भी रूट की टर्म से मल्टीप्लाई करता है सो एक बार उसकी टर्म यानी कि जो भी नंबर होता है वो एक बार बाहर आ जाता है। या आप यहाँ से देखें, ये हमारे पास क्या है, ये रूट है, रूट में हमारे पास 2 4 टाइम्स है। सो रूट क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी टर्म पेयर में मिलता है, यानी कि जैसे देखिए 2 का पेयर है ये, यानी कि 2 ये दोस्त हैं, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। तो 2 और 2 ये यहाँ पे 2 पेयर में है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 और मल्टीप्लाई 2 ये 2 पेयर में है। जब भी सेम टर्म 2 बार रूट के अंदर मिल जाती है सो हम उसको एक बार उतार लेते हैं बस। यहाँ न्यूमरेटर तो 1 रहेगा। अब डिनोमिनेटर में अब ये रूट नहीं आएगा। अब सिंपल आप क्या करेंगे, ये वाला 2 और ये 2 इन दोनों का एक बार लिखेंगे हम सिंपली, क्योंकि ये रूट से अब बाहर आ गया। अब आपको रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही इस वाले 2 के लिए करेंगे। अब यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, मतलब जो पेयर होते हैं ना उनको एक बार निकालना होता है आपको। सेम टर्म के जो पेयर मिलते हैं, जोड़े जो मिलते हैं, जैसे 2 और 2, तो यहाँ से एक बार आ गया हमारे पास। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ऐसे ये 2 और 2 यहाँ पे 2 बार था, तो ये एक बार हमारे पास बाहर आ जाएगा। या आप यहाँ से ही देख सकते थे, जब रूट टू से मल्टीप्लाई करता तो 2 आ जाता, फिर ये वाला रूट टू से मल्टीप्लाई करता तो 2 आ जाता। तो यह आ गया हमारे पास 1/2 + 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4। सो ये हमारे पास आ गया 1/4। ऐसे ही हमारे पास ये वाला जो नेक्स्ट टर्म था, हमें इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे भी ये जो टर्म है बिल्कुल सेम है। देखिए 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे भी केस देखिए, यहाँ देखिए जब रूट वाला सेम नंबर अपने ही सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करता है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं रूट हटा के। जो भी टर्म होती है यानी कि जो भी नंबर होता है उसका रूट हटा के एक बार लिख दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यानी कि जो पेयरिंग होती है सिर्फ उसमें किया जाता है, तो 2 नंबरों के बीच में होता है सिर्फ ऐसा। तो 2 नंबर के लिए यहाँ पे √2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन था। ऐसे ही इन 2 √2 के लिए हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो सिंपल एक बार 2 लिख दिया जाएगा। सो यहाँ पे भी देखिए 1, ये प्लस का साइन था, +1 न्यूमरेटर में था, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास 2 × 2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4। अब इस कंडीशन में देखिए हमें क्या करना है, 1/4 + 1/4 हमें सिंपल यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कराना है। क्या कराना है, एडिशन परफॉर्म कराना है। अब वी नो दैट कि अगर डिनोमिनेटर अगर सेम होता है बिल्कुल, जैसे यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वाले हम एडिशन परफॉर्म कराते हैं तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार उतार लेते हैं। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो हमने इसको एज इट इज़ उतार लिया। अब क्या करना है, जो न्यूमरेटर था विद साइन एज इट इज़ लिख दिया, 1 + 4। सो हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास, 2 2 + 4। अब आप जितना कैंसिल कर सकते हैं, जितना आपको टेबल आता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। सो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आ गया, 1/2। यानी कि हमें क्या पहचानना था, हमें ये दे रखा था कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है तो sin 4 थीटा + cos 4 थीटा किसके बराबर होगा। तो हमने इसका आंसर क्या निकाला, 1/2। हमारा इसका आंसर आ गया है 1/2। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ये हम देखते हैं MCQ 12 क्या कह रहा है। ये यहाँ कह रहे हैं कि sin 2a = 2 sin a। sin 2a यानी कि sin 2a अगर आपका बराबर है 2 sin a के, इज़ ट्रू व्हेन a = अगर sin 2a = 2 sin a है, सो आपको यहाँ बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू बतानी है आपको कि ए किसके इक्वल है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि sin 2 = 2 sin है। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला sin 2a = 2 sin a × cos a या 2 sin a cos a। आपको ये याद करना है, ये फॉर्मूला है जो हमें याद करना है कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। अगर मैं ये sin 2a का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दूँ, 2 sin a cos a, sin 2a की जगह हमने ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट कर दिया, 2 sin a cos a = 2 sin a।
अब आप क्लियरली यहाँ ये देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ये 2 साइन है, दोनों तरफ है। आप ये देखिए, अगर मैं ये 2 साइन है यहाँ कॉस के साथ जो है ये मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि कोई साइन नहीं है यहाँ पे। जब कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं ये 2 साइन ए यहाँ मल्टीप्लाई से हटा के दूसरी साइड ले जाएं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए। या अगर आपको इतना आता है कि हम इसको यहाँ ही कैंसिल कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे तो 1 होता। अब आपको इस केस में भी पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाता है बिल्कुल, तो कैंसिल कर देते हैं और क्या आ जाता है हमारे पास 1 आ जाता है। जब पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब हमें अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ये याद करना है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कॉस की वैल्यू 1 किस एंगल पे थी, यानी कि जो कॉस की वैल्यू होती है वो 1 कब आती है। सो हमें ये याद है कि कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। जब हम कॉस 0 डिग्री देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको अच्छे से समझाऊं, सो आप मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आप आगे देखिए, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि कॉस की टेबल में कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू 1 थी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल टू के साइड इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो यहाँ पे हम कॉस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इग्नोर कर दीजिए या कैंसिल कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन हम इसे कैंसिल नहीं करते, हमें जस्ट इग्नोर करना होता है इसको। सो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी वो क्या आ गई हमारे पास, 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ़ 4 tan a इज़ इक्वल टू 3, अगर 4 tan a बराबर है 3 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि हमें फाइंड करना है कि 4 साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 4 साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू। अगर 4 tan a बराबर है 3 के तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके इक्वल आएगा। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि जो tan a होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो tan का रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इस tan के साथ ये 4 है। हम ये जानते हैं कि अगर कोई वेरिएबल या कोई टर्म के साथ जो हमारा नंबर होता है वो कोई साइन नहीं है अगर, तो वो मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ 4 और 10 के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई वाला जब दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि tan a इज़ इक्वल टू 3/4 हो गया। और हम ये सब जानते हैं कि जो tan होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan के लिए तरीका है याद करने का, पर p/b होता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में क्लियरली देख सकते हैं हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो साइन और कॉस के लिए पूछी गई है, और कॉस और साइन के लिए तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। जब हमें नहीं होता है गिवन तो हम उसका रेशियो निकालना पड़ता है। अब हमें यहाँ tan दे रखा है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, p/b, p और b की वैल्यू गिवन है। जब हमें 2 वैल्यू गिवन होती हैं तो तीसरी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। हम सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं जब भी हमें एक राइट एंगल की 2 साइड दे रखी होती है और तीसरी फाइंड करने के लिए कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, क्या होती है भाई वो, ये होता है h स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें h फाइंड करना है यहाँ पे। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो p की जगह आपको क्या पुट करना है, सिंपल 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास 4, से हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस ऐसे यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 25। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास आ गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। भाई हमें तो h की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक साइड अगर हमारे पास स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर दूसरी साइड जब जाता है तो वो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट लगा सकते हैं हम, ऐसे ये याद कर लीजिए अभी आप।
हम ये बात जानते हैं कि 25 5 का स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब हम इसका फैक्टर करेंगे 5 × 5, एंड वी नो दैट, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, रूट के अंदर कोई भी सेम टर्म 2 बार आ जाता है, यानी कि जो पेयर में होता है वो एक बार बाहर आ जाता है रूट से, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया है। अब भाई हमें तीनों वैल्यू पता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस यहाँ से पता है, हमें हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर ली है। अब हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे भाई? हमें ये बात पता है कि कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और साइन ए बराबर होता है, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है हमारे पास यहाँ 4, तो बेस की जगह बेस पुट कर दीजिए, और एच आपने निकाली है 5 लिख रख दीजिए यहाँ पे। यहाँ से हमारी कॉस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 3, तो पी की जगह आप 3 पुट कर दीजिए, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? 5। ये आ गई हमारे पास साइन की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू को, ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करी हैं, ये हमें अपने जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है वहाँ पे पुट कर देनी है। अब हमें क्या करना है? 4 साइन ए, आप यहाँ देख सकते हैं 4 और साइन ए के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई साइन ए की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 3/5, साइन ए की वैल्यू क्या थी? 3/5, तो हो जाएगा 3/5 माइनस, और कॉस की वैल्यू थी हमारे पास 4/5 होल डिवाइडेड बाई, फिर देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय साइन की वैल्यू क्या थी? 3/5 प्लस कॉस क्या है हमारे पास? 4/5। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, हमारे पास अपना आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले आप न्यूमरेटर को देखें, फिर डिनोमिनेटर को देखें। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर नीचे सेम टर्म है बिल्कुल, बस साइन का फर्क है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। हम ऊपर टर्म को अगर देखें तो पहले सॉल्व किया जाता है मल्टीप्लाई वाली टर्म। अब आप यहाँ देखिए ये 4 है, 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं भी लिखती तो भी हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते और इसको 5 को ऐसे ही रहने देते। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 5 का 5, एंड ये हो जाएगा 4/5। ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हो जाएगा 4 3 ज़ा 12/5 प्लस 4/5। अब हमें पहले आप क्या करें? न्यूमरेटर सॉल्व करें, फिर आप डिनोमिनेटर सॉल्व करें। अभी हम पीछे ही ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए, हमने आपको बताया था, सिर्फ आप न्यूमरेटर देखिए, अभी इसे हाइड कर लीजिए। आपको ये बात पता है कि न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन में, इसका आप नीचे वाला नंबर यानी कि इसका डिनोमिनेटर देखें। डिनोमिनेटर जब हमारे पास सेम होता है तो हम बस उसको एक बार लिख लेते हैं, एज इट इज़ लिख लेते हैं, और उसकी जो ऊपर की टर्म होती है 12 - 4, इसको भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये हो गया हमारे पास 5, क्योंकि दोनों एक सेम था तो हमने 5 लिखा। 12 - 4 हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 12 - 4। ऐसे ही सेम काम हमें डिनोमिनेटर में करना है। डिनोमिनेटर, अब इसे न्यूमरेटर को हाइड कर लीजिए आप। अब इसे देखिए 5 सेम है, तो इसको एक बार लिख लेंगे हम, एंड 12 + 4 इसको लिख लीजिए एज इट इज़, 12 + 4। ओके, अब 12 में से 4, अब इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए। तो 12 - 4 हो जाएगा हमारे पास 8/5। ओके, अब ये, और 12 + 4 हो जाएगा हमारे पास 16/5। अब क्या करें हम? अब इस कंडीशन पे, यानी कि इस कंडीशन पे आने के बाद हमें क्या करना होता है? जो हमारे पास जो न्यूमरेटर वाली टर्म होती है, यानी कि ये पूरी टर्म, इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं 8/5, और ये जो हमारे पास ये बाई का निशान, ये कह सकते हैं ये डिवाइड होता है, या रेशियो का जो हमारे पास होता है, रेशियो करने के लिए, डिवाइड के लिए जो होता है, उसको हम मल्टीप्लाई, डिवाइड को हम बदल देते हैं मल्टीप्लाई में। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नीचे जो फ्रैक्शन होता है ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है यानी कि नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है। ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, यानी कि जो न्यूमरेटर था उसको तो हमने ऐसे ही लिखा, इस डिवाइड को हमने, ये जो लाइन है हमने इसको मल्टीप्लाई बनाया, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। इस कंडीशन पे आने के बाद हमें ये बात पता चली कि यहाँ तो भाई ऊपर भी 5 नीचे भी 5
सेम है। जब भी हमारे पास सेम टर्म आ जाती है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 से 5 गया, अब ये बचेगा हमारे पास 8/16। क्या हम 8/16 को और कैंसिल कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 8 की टेबल से 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है 1/2, 1/2। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। हमें क्या बताना है? sec a प्लस tan a का पूरा ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई कराना है 1 माइनस साइन ए से। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? sec a आ सकता है या sin a, मतलब आपको इस ऑप्शन ढूंढना है, sec a आएगा या sin a मिलेगा आपको, या cosec a या cos a। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप ये जान सकते हैं कि हमारा जो sec a होता है, sec a को हम 1/cos a भी लिखते हैं। sec a रेसिप्रोकल होता है 1/cos a का। और tan को हम क्या लिखते हैं? tan को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन कॉस ए, साइन बाई कॉस ए लिखते हैं ना। sec ए क्या होता है? रेसिप्रोकल है भाई कॉस का, तो 1/cos ए लिख दिया। और tan जो है, tan क्या है? ये साइन ए और कॉस ए का ही तो रेशियो है। सो हमने क्या लिखा? tan को हमने क्या लिख दिया? साइन ए अपॉन कॉस ए। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास एक ब्रैकेट था 1 माइनस साइन ए। अब आप ये देखिए, ये न्यूमरेटर में है, इसकी जो डिनोमिनेटर है वो हम 1 ले सकते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कराएंगे। फिर वही देखिए, कॉस यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। जब भी हमारे पास कैसी भी टर्म हो, चाहे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई अल्फ़ाबेट हो, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? अपनी टर्म को एक बार लिख दिया जाता है। कॉस ए को हम एक बार लिख देंगे, और जो हमारे पास 1 प्लस साइन है, ऊपर के जो नंबर होते हैं ये ऐसे ही उतार लिए जाते हैं, 1 प्लस साइन ए। सो हमने ये ऐसे ही उतार लिया। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर यहाँ देखिए, ये जो आप देखिए इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर देख सकते हैं आप, ये है 1 प्लस साइन है, ये है 1 माइनस साइन है। ये दोनों लगभग सेम है। फ़र्क किसका है? कि ये प्लस है और ये माइनस है। फ़र्क ये है कि ये प्लस है हमारे पास और ये माइनस है, बाकी पूरा सेम है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। सो हम एक ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जो कुछ इस तरीके का दिखता है शायद। ये होता है अगर हमारे पास a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, सो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो अगर हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सो a क्या है हमारे पास? 1। सो ये हो जाएगा 1, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1। और बी क्या है हमारे पास? साइन, तो बी को हमने मान लिया साइन। सो ये हो जाएगा a प्लस बी यहाँ है और ये a माइनस बी। सो हम इसकी जगह हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें दे रखा है, सो हम ये पुट करेंगे अब। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और नीचे डिनोमिनेटर में देखिए कॉस ए, जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा कॉस ए। अब आपको ये बात पता है कि 1 एक ऐसी टर्म है जिसका आप कितनी बार भी स्क्वायर करें वो 1 ही रहेगा, सेम टर्म आता है। 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब वी नो दैट कि 1 माइनस, पीछे हम आइडेंटिटी पढ़ के आए ट्रिग्नोमेट्री टेबल से या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, हम ये आइडेंटिटी पढ़ के आए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमें यहाँ पे ये दे रखा है तो हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है, कॉस स्क्वायर ए पुट करना है। सो अब हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। और नीचे हमारे पास क्या था? नीचे भी हमारे पास कॉस ए था, कॉस ए, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। सो ये सिंपल हमारे पास क्या है? कॉस है। डिनोमिनेटर में सिंपल एक कॉस था, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास कॉस स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम्स है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन नीचे भी देखिए कॉस ए, ठीक है। अब
हमें ये बात पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब सेम टर्म होती है तभी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर का एक कॉस है और ये डिनोमिनेटर का एक कॉस है, हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, कॉस ए। सो यही है हमारे इस क्वेश्चन का जवाब। तो 14 का हमारे पास आंसर आ गया है, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 कॉस ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर दिया है हमें एक सर्किल का जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है 60 डिग्री। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, सो हमें उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया एक सर्किल। सो हमें ये पता है ये एक सर्किल है और सर्किल का एरिया यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, सर्किल के सेंटर से अगर हम एक रेडियस ऐसे बनाएं और रेडियस हम इस तरह से बनाएं कि एक ये छोटा सा पोर्शन जिसे हम एक थोड़ा सा पाई कहते हैं या पिज़्ज़ा का जो हिस्सा होता है, तो हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। क्या कहते हैं, ये हमारा पूरा जो हो जाता है वो हो जाता है सेक्टर, और ये सेक्टर का एंगल, ये होता है सेक्टर का एंगल। ये दिया है हमें 60 डिग्री और ये जो पूरा एरिया है इसी को हम सेक्टर कहते हैं। सो हमसे यही कहा है द एरिया ऑफ सेक्टर इज। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, उसका एंगल पता होना चाहिए और उसका रेडियस जो है ये पता होना चाहिए। अब हमें रेडियस भी दे रखा है और एंगल भी दे रखा है, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें वैल्यू पुट करने के लिए नहीं पूछा है, यानी कि ये डेटा फिजूल है यहाँ पे। सो सिर्फ सिंपल हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर या, ठीक है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब आप ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मिल रहा है। यहाँ देखिए पहले में पाई आर स्क्वायर ऊपर है, थीटा भी है और नीचे 360 भी है। सो हमारा लगभग ये आंसर करेक्ट है, लेकिन हम बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये है पाई आर स्क्वायर थीटा 180, ये नहीं हो सकता, यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ पे भी 2 पाई आर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है, क्वेश्चन 16 अ सुराही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। सुराही, क्या आप जानते हैं सुराही क्या होती है? वो सारस की और एक लोमड़ी की कहानी हमने सुनी थी बचपन में। सो वहाँ पे एक सुराही, एक बर्तन होता है जिसमें कुछ लिक्विड टाइप का खीर वगैरह रख सकते हैं या पानी वगैरह होता है, कुछ जूस टाइप का होता है, हम उसको फिल करने के लिए आता है सुराही। सो ये कह रहे हैं जो एक वेजल है सुराही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो सुराही किन दो शेप से मिलके बनता है, यानी कि ये जो हमारे पास स्फीयर से, यानी कि 3D फिगर्स हैं, किन दो 3D फिगर्स का कॉम्बिनेशन होता है सुराही, हमसे ये पूछा गया। अब हम आपको बता दें सुराही कुछ दिखता कैसा है, फिर आप बता सकते हैं। सुराही कुछ आप ये देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का हमारे पास एक पाइप टाइप का होता है, जिसे हम मैथ्स में क्या कहते हैं, इस टाइप की फिगर को हम कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं इसको, सिलेंडर। अब ये सिलेंडर जो है ये अटैच होता है, ये जो सिलेंडर होता है ये अटैच होता है एक स्फीयर से, ये सिलेंडर। तो ये इस टाइप का जो फिगर बनती है हमारे पास, इसे हम सुराही कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, हिंदी में उर्दू वर्ड है सुराही। सो उर्दू में, हिंदी में हम इसको सुराही कह देते हैं। सो सुराही पूछा गया ये किस दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। सो हम यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ पर है हमारे पास, ऊपर क्या मिला हुआ है हमें, यहाँ सिलेंडर, और नीचे क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, एक स्फीयर। सो क्या कोई एक ऑप्शन है ऐसा जिसमें सिलेंडर एंड स्फीयर है? अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर, अ हेमीस्फीयर एंड अ सिलेंडर, 2 हेमीस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन। सो ऑब्वियस है हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे मीन निकालने के लिए पूछा गया है, जो कि हम अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर हम एक बार यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द मीन ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक जो नंबर होते हैं उसमें जो हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर है, यानी कि जो ऑड नंबर हैं उनका हमें मीन फाइंड करना है। अब पहले हम आपको काउंटिंग लिख के दिखाते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यू कैन सी कि ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव। हमें ये दिख रहा है कि ये सारे ही नंबर पॉजिटिव हैं यहाँ पे। सो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऑड नंबर फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें ऑड नंबर का ही मीन निकालने के लिए पूछा गया है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। अब वो कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है? सो वो हो गया हमारे पास 1 इज़ ऑड नंबर, ठीक है। और ये हो गया 3 ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। सो हम यहाँ से काउंट करें, हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑड नंबर होते हैं हमारे पास 1 से लेके 10 तक। अब मीन क्या होता है? मीन क्या कहता है? मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। यानी कि हमें इन 5 नंबर का, यानी कि हमारे सिर्फ ये काम के हैं, बाकी हमारे ये इवन नंबर काम के नहीं है। हमसे सवाल सिर्फ इन 5 नंबर को लेके किया गया है। सो हमें जितने नंबर दिए हैं, जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, यानी कि 1 3 5 7 9, इनको आपको ऊपर प्लस करना है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन होता है उनको सम करते हैं। मीन कहता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी आपको वैल्यू गिवन है आप ऊपर उसका सम कर दें। और नीचे कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितनी टोटल है ना, मतलब ये काउंट करिए कितनी है, तो नीचे आपको टोटल लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमारे पास यहाँ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और टोटल कितनी है ये भाई? 1 2 3 4 5 है। अब जब हम इसको प्लस करेंगे, देखिए 9 + 1 ये हो गया 10, और 7 और 3 10, तो 10 और 10 20, 20 + 5 25, 25 + 5, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि 5 25 आसानी से कैंसिल हो जाते हैं, 5 1 = 5 एंड 5 5 = 25। सो हमारे पास ये आंसर आ गया है 5। तो हमें जो मीन निकालने के लिए दिया गया था वो हमारे आंसर आ गया है 5, यानी कि ऑप्शन 4।